बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या फैराडेज लॉ एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो सबसे पहले फैराडे लॉ की स्टेटमेंट देखते हैं। फैराडे लॉ की स्टेटमेंट ये है कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, या इसको यूं भी कहा जाता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू नेगेटिव एन टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इस स्टेटमेंट के मुताबिक जो मैथमेटिकल फार्मूला बनता है फैराडे लॉ का वो कुछ है ये वाला, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एन डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। ये फार्मूला इस टॉपिक में हमने डिराइव करना या प्रूव करना है। तो इसके लिए हेल्प हम लेंगे जो लास्ट टाइम टॉपिक ये था मोशनल ईएमएफ का। तो डायग्राम अगर आप देखें ऑलमोस्ट वही डायग्राम है जिसमें कंसीडर करते हैं कि एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ एल है और उसको एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ। मैग्नेटिक फील्ड ये अगर आप देखें इन टू दी पेज क्रॉस से शो की गई है। मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है दो तरह की होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड इन टू दी पेज होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड इन टू दी पेज है उसको क्रॉस से शो किया जाता है। तो इस कंडक्टर को रेल्स के ऊपर रखा हुआ और उसको एक रेजिस्टेंस से या यूं कह लें कि एक गैल्वानोमीटर से कनेक्ट किया हुआ है। गैल्वानोमीटर मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि ये चेक किया जा सके कि क्या इसकी कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड में मोशन की वजह से कोई ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, कोई करंट फ्लो कर रहा है। इस वजह से इसको गैल्वानोमीटर भी कहा जा सकता है। तो ये जो कंडक्टर है ये जो डॉटेड में आपको लाइन नज़र आ रही है ये इसकी इनिशियल पोजीशन है इस कंडक्टर की, यानी कि इनिशियली ये यहाँ पर पड़ा हुआ है कंडक्टर। इसको हम मूव करवाते हैं विद सम वेलोसिटी v, और वेलोसिटी जो है वो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी है। तो इसको मूव करवाते हैं, मूव करवा के ये जो कंडक्टर शो किया गया ये इसकी फाइनल पोजीशन बन जाती है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है। तो इनिशियल से लेके फाइनल पोजीशन तक ये कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है वो है डेल्टा एक्स, और कितना टाइम लेता है वो है डेल्टा टी। तो उस रिस्पेक्ट से वेलोसिटी बन जाती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन, यानी कि डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। और ये जो एरिया जितना कवर करके गया है ये अगर मैं शेड करूं दिस एरिया, ये एरिया बन जाता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर इनटू जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है डेल्टा एक्स। तो ये एल इंटू डेल्टा एक्स बन जाता है। दिस इज द एरिया ऑफ दिस पैच। अच्छा जी, अब हमने करना क्या है। फॉर एग्जांपल इसकी इनिशियल पोजीशन है x1, फाइनल पोजीशन है x2, और ये टाइम डेल्टा t में कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करके जाता है। व्हेन कंडक्टर गोज फ्रॉम पोजीशन x1 टू पोजीशन x2 इन टाइम डेल्टा t विद कांस्टेंट वेलोसिटी v। तो इस दौरान कितना डिस्प्लेसमेंट को टोटल कवर होगा वो है डेल्टा x। ये याद रखें ये वेक्टर्स हैं। डेल्टा x वुड बी इक्वल टू x2 माइनस x1, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। या इसको यूं भी लिखा जा सकता है कि डेल्टा x इज इक्वल टू, अगर वेलोसिटी के फार्मूले के रिस्पेक्ट से देखें, वेलोसिटी का फार्मूला है डेल्टा x ओवर डेल्टा t। तो यहाँ से अगर डेल्टा x अलग निकालें तो डेल्टा x बन जाता है v इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा x को v इंटू डेल्टा टी लिखा गया है। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो अब देखते हैं कि कितना एरिया कवर होता है पोजीशन 1 से लेके पोजीशन 2 तक। तो पोजीशन 1 से 2 तक ये जब मूव करके जाता है, पोजीशन 1 का एरिया है लेट्स सपोज डेल्टा A1, पोजीशन 2 का एरिया डेल्टा A2। तो जो चेंज आ जाएगी एरिया में वो होगी डेल्टा A इज इक्वल टू डेल्टा A2 माइनस डेल्टा A1। तो ये बनती है चेंज इन एरिया। और अगर देखा जाए जो हमने डायग्राम में देखा था डेल्टा ए वो इक्वल बनता है लेंथ इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा ए को यूं भी लिखा जा सकता है डेल्टा ए इज इक्वल टू लेंथ इंटू डेल्टा एक्स। लेट्स सपोज इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 से डेल्टा एक्स की वैल्यू इक्वेशन 2 में लाके पुट कर देते हैं। ये वाली वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर इस डेल्टा एक्स की जगह। अगर वो वैल्यू पुट कर दी जाए तो डेल्टा ए बन जाएगा एल इंटू वेलोसिटी वी इंटू डेल्टा टी। और अगर इसी फार्मूले को रीअरेंज करके v इंटू एल फाइंड किया जाए तो v इंटू एल इक्वल आ जाता है डेल्टा ए और डेल्टा टी की रेशो। तो ये v इंटू एल बन गया है। ऐसा क्यों किया है? कल वाला अगर फार्मूला देखें ईएमएफ का,
जो मोशनल ईएमएफ का फार्मूला डिराइव किया था उसके अंदर वी और एल अपीयर होता है। वो फार्मूला था एप्सिलॉन इज इक्वल टू नेगेटिव वी बी एल या वी एल बी। तो इक्वेशन 3 जो हमने नाम दी है वहाँ से वी एल की वैल्यू इधर पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू ला के यहाँ पे पुट कर देते हैं। अगर ये वैल्यू इधर पुट कर दी जाए तो ईएमएफ क्या बन जाएगी, ईएमएफ वुड बिकम डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी और साथ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एज सच आ जाएगी। तो ये बन गया फार्मूला ईएमएफ का, डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी इंटू बी। या इसको अगर रीअरेंज किया जाए अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक फ्लक्स फार्मूला, मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला बी डॉट डेल्टा ए। तो बी इंटू डेल्टा ए कॉस 180 डिग्री यूं भी कहा जा सकता है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेज और जो एरिया है आउट ऑफ द पेज है। एरिया हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होता है। यहाँ पर डायग्राम में देखें तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज अप्लाई की गई और एरिया होगी आउट ऑफ द पेज। आउट ऑफ द पेज यहाँ शो तो नहीं किया जा सकता, मैं जस्ट यूं लिख देता हूँ। एरिया अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से शुरू करूँ तो उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, इस तरफ। सॉरी, जो एरिया है, एरिया की डायरेक्शन इस तरफ होगी ये, और मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेज। तो दोनों के दरमियान जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री बनता है। तो cos 180 डिग्री -1 के इक्वल होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल आ जाता है माइनस बी इंटू डेल्टा ए। तो ये जो है बी इंटू, या यूं भी कह सकते हैं कि नेगेटिव ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव बी इंटू डेल्टा ए। तो इक्वेशन 5 के अंदर बी इंटू डेल्टा ए की जगह नेगेटिव डेल्टा फाइव पुट कर देते हैं। अगर वहाँ पे नेगेटिव डेल्टा फाइव रिप्लेस कर दिया जाए तो ईएमएफ बन जाएगी माइनस डेल फाइव बाय डेल्टा टी। और अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स है कॉइल के तो एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए यही ईएमएफ बन जाती माइनस एन डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी। तो ये वही फार्मूला है जो पहले मैंने स्टेटमेंट में बताया था, फेराडे लॉ की स्टेटमेंट में। फेराडे लॉ की स्टेटमेंट एक दफ़ा फिर मैं बता दूं। इसकी स्टेटमेंट क्या है कि ईएमएफ इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, या ईएमएफ इज इक्वल टू नेगेटिव एन टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इस फार्मूले के अंदर नेगेटिव साइन किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, ये बता रहा है कि इंड्यूस ईएमएफ जो है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करती है। अपोज करने का मतलब ये है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो ईएमएफ उसको फिर भी अपोज करेगी। मैग्नेटिक जो ईएमएफ है वो उसको कम करने की कोशिश करेगी। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो फिर भी ईएमएफ अपोज करेगी, यानी कि उसको ज़्यादा करने की कोशिश करेगी। तो इस नेगेटिव साइन को फर्दर हम जो लेंस लॉ है उसके अंदर एक्सप्लेन करेंगे। इस बारे में कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है लेंस लॉ एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। यानी कि इस टॉपिक में हम ये देखेंगे जो पिछले दो टॉपिक पढ़े हैं, एक मोशनल ईएमएफ और एक फैराडेज लॉ। उसके अंदर जो नेगेटिव साइन अपीयर होता है ईएमएफ में, वो नेगेटिव साइन किस चीज़ को इंडिकेट करता है। तो लेंस लॉ की स्टेटमेंट ये है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट इट अपोजेस द काज विच प्रोड्यूसेस इट। अब ये स्टेटमेंट थोड़ी सी जो है समझना पड़ेगी आपको एक एग्जांपल के थ्रू। ये जो डायग्राम आपको शो की गई है इसमें एक मैग्नेट है जो कि परमानेंट मैग्नेट है और एक कॉइल शो की गई है। तो कॉइल को फर्दर कनेक्ट किया गया है एक गैल्वानोमीटर के साथ। गैल्वानोमीटर के साथ इसलिए कनेक्ट किया गया है ताकि चेक किया जा सके कि इसमें कोई करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो जो मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल इन फ्रंट ऑफ कॉइल रखा गया और साउथ पोल बैक साइड पे रखा गया। अब जो ही हम देखते हैं कि जो मैग्नेट है वो रेस्ट कंडीशन पे है तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होती। जैसे ही हम इसको मैग्नेट को मूव करवाते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। और ईएमएफ किस डायरेक्शन में इंड्यूस होती है, करंट का अगर डायरेक्शन फाइंड की जाए यूजिंग राइट हैंड रूल तो हमें पता चलता है कि कॉइल के एक साइड पे अपीयर हो जाता है नॉर्थ पोल और दूसरी साइड पे अपीयर हो जाता है साउथ पोल। तो ये कैसे पता चला है, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मूव करती हैं। तो हम यहाँ पे ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो परमानेंट मैग्नेट है और इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि कॉइल है, उनका नॉर्थ और नॉर्थ पोल आमने सामने आ जाते हैं, यानी कि ये एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो परमानेंट मैग्नेट है और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसकी कोशिश ये है
कि जो परमानेंट मैग्नेट है उसको अपोज करे। अब परमानेंट मैग्नेट को क्यों अपोज करे, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट जैसे ही मूव करता है वो एक कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है। तो जो स्टेटमेंट हमने फैराडे लॉ की पढ़ी थी वो क्या है, वो यही है कि ईएमएफ इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ पे लेंज लॉ की जो स्टेटमेंट पढ़ी है वो ये बताता है कि इंड्यूस करंट किस डायरेक्शन में, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो ऐसे ही है कि अपोज कर रहा है किस चीज, काज को। काज अब यहाँ पे क्या है, काज को मैं नाम दूंगा मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि फ्लक्स ही वो काज है जिसकी वजह से, चेंज इन फ्लक्स ही वो काज है जिसकी वजह से एक ईएमएफ या एक करंट इंड्यूस हो रहा है। तो यूं कह लें सादा अल्फाज में कि इंड्यूस करंट और मैग्नेटिक फ्लक्स एक दूसरे को अपोज करते हैं, जो कि आप यहाँ पर इस एग्जांपल में देख रहे हैं कि जब नॉर्थ के सामने नॉर्थ पोल अपीयर हो जाता है, इसका मतलब यही है कि ये इसको अपोज कर रहा है। अब दूसरी सूरत में क्या होता है, इसको हम बैकवर्ड मूव करवाते हैं। जो ही हम बैकवर्ड मूव करवाते हैं तो आप देखते हैं कि कॉयल के एक साइड पे साउथ पोल क्रिएट हो जाता है और दूसरी साइड पे नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाता है। ये कैसे पता चला, ये करंट की डायरेक्शन से पता चला। तो ऐसा होने में क्या हर्ज है, ये जब यूं ही यहाँ पर साउथ पोल और यहाँ पर नॉर्थ पोल अपीयर होता है उसकी वजह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेट परमानेंट मैग्नेट को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। अट्रैक्ट करने में क्या होता है कि ये जो अट्रैक्ट करता है तो अगेन उसकी मोशन को अपोज कर रहा है। इसकी कोशिश है कि ये जो मैग्नेट है परमानेंट मैग्नेट ये रुक जाए। क्यों रुक जाए, ताकि अगेन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज ना हो। बेशक मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज हो रहा, दोनों सूरतों में जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट उस परमानेंट मैग्नेट की मोशन को, यानी कि वो काज जिसकी वजह से ईएमएफ या करंट इंड्यूस हो रहा है उसको अपोज कर रहा है। तो कुछ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ हमने कोई बैटरी नहीं लगाई, कोई ऐसी चीज़ नहीं लगाई, तो फिर भी कोई करंट सोर्स नहीं है, उसके बावजूद इस कॉइल के अंदर करंट आ गया, ये करंट कहाँ से आ गया। तो करंट इस तरह से आता है कि करंट अगर देखा जाए दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, या ईएमएफ बेसिकली देखी जाए वो फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी है। तो जब हम मैग्नेट को मूव करवाते हैं इसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ चली जाती है, एनर्जी तो कभी भी ज़ाया नहीं होती, वो ही काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो इस रिस्पेक्ट से लेंज लॉ को ये भी नाम दिया जाता है कि लेंज लॉ इज़ अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये आपने जो क्वेश्चन है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करना है। इसके बारे में कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।